Yes, today we have to discuss the sample paper 1 solution. Basically this is the question paper of class 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का ये पेपर है. तो शुरू करते हैं. समय 3 घंटे का है, 3 आवर्स टाइम है, मैक्सिमम मार्क्स है 80. जनरल इंस्ट्रक्शंस आर 5 सेक्शंस हैं इसमें A to E. सेक्शन ए में 20 MCQs है, बी में 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, सी में 6 क्वेश्चन हैं जो कि 3 नंबर के हैं और डी में 4 क्वेश्चन हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं, ई में 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हैं. उसके बाद 2 क्वेश्चन इसमें 5 नंबर के इंटरनल चॉइस है, 3 मार्क्स में 2 इंटरनल चॉइस है और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में इंटरनल चॉइस है. पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7 जहाँ पर ज़रूरत हो, ठीक है, जहाँ पर बताया ना गया हो. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए सोल्यूशन की भी हम बात करेंगे इसके साथ में ना. फर्स्ट क्वेश्चन, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर है, सेम कॉमन डिफरेंस है. अब इसमें क्या है, the first term of one these are 1 and the other is -8, then the difference between their fourth terms. तो ए बी का फॉर्मूला आपको पता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1d, ए पी के nth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, पहली ए पी की -1, तो -1 रख दिया. n यानी फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो n इज़ 4 और -1 चल रहा है, d जो कि इक्वल है, तो आपको d की वैल्यू नहीं दी गई तो वी हैव टू पुट d एज अ d. तो फोर्थ टर्म जो है पहली जो हो गई -1 + 3d. उसके बाद फोर्थ टर्म ऑफ सेकेंड ए पी की अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म -8 है, a + n-1d, यानी -8 4 -1d, d की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, दोनों फोर्थ टर्म होगी. द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, ठीक है, अगर उनके दोनों के फोर्थ टर्म के बीच की डिफरेंस हम निकालें तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म की फोर्थ टर्म, फर्स्ट ए पी की फोर्थ टर्म, सेकेंड ए पी की फोर्थ टर्म, ठीक है. दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों का क्या आ जाएगा, द रिक्वायर्ड डिफरेंस इज 7, यानी दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 7 है. कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है. आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है, पहले फोर्थ टर्म फर्स्ट एपी का निकाल लेना है, फिर फोर्थ टर्म सेकेंड एपी का निकाल लेना, दोनों को माइनस कर देना, डी की वैल्यू आ जाएगी. चलिए, नाउ वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास में जिस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है वो मॉडल क्लास हो जाती है. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक बार आप इसको मॉडल क्लास यानी पहले इसका क्लास इंटरवल निकाल लेंगे आप एक बार, है ना. तो यहाँ पर हम देखते हैं जब क्लास इंटरवल इसको बना लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो है दिस वन 30 to 40. तो यहाँ पर जो ये वाली क्लास हो जाएगी ये बेसिकली मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पर सी करेक्ट है, सी का मतलब ये है 30 to 40, ठीक है. चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं. 1 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 8x + k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, द वैल्यू ऑफ k इज, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसके 2 जीरोज होते हैं. अब 2 जीरोज हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी ऑपोजिट है. रेसिप्रोकल का मतलब समझ रहे हैं. अगर मैं बात करूं 2 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3. ये रेसिप्रोकल है यानी उल्टे हैं, व्युत्क्रम है. तो पहला जीरो लेट अल्फा, फर्स्ट जीरो क्या है अल्फा और दूसरा क्या है 1/अल्फा, तभी दूसरे के उल्टे हो जाएंगे. अब प्रोडक्ट क्या होता है जीरोस का, किसी पॉलिनोमियल प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². कांस्टेंट टर्म इज k एंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3. तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कांस्टेंट टर्म की जगह k एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3. जैसे हमने k/3 रखा, दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिकॉज बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3. बहुत ही आसान है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो k अपॉन यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है. तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है. चलते हैं आगे. ये एक इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है कि क्या इसके रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स हैं, 3 रियल रूट्स हैं, 1 रियल रूट्स हैं, 9 रियल रूट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सॉल्व करेंगे और रियल रूट्स के केस में हमने क्या देखा है कि आप डी निकालते हैं, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. अगर वो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो 2 रियल रूट्स आ जाते हैं, अगर नेगेटिव है तो कोई रियल रूट नहीं है. अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट जो है रूट्स हो जाते हैं उसके, ठीक है. तो हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी हैव टू सॉल्व दिस वन, x4 हो जाएगा 1 2x², अगर a + b का होल स्क्वायर से आप निकालोगे तो, और यहाँ 2x² से -x² गया, 1x² बचेगा, ठीक है. तब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और x² की वैल्यू y ले लेते हैं. जैसे ही हमने y लिया और ये वैल्यू आ गई हमारे पास. अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो a y² by + c हो जाएगा.
तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ठीक है। तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जैसे ही हम डी निकालेंगे यहाँ पर नेगेटिव आया, जैसे नेगेटिव आ जाएगा इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी क्या है, नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। The LCM of smallest 2-digit composite number and the smallest composite number is 2-digit composite number क्या होता है, जो है smallest 2-digit composite number 10 है, ठीक है, जिसके more than 1 फैक्टर होते हैं except 1। किसी नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, 2 भी नहीं है, 2 का भी एक ही फैक्टर है 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 नहीं है, तो 4 जो है 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कहलाएगा 10। तो 10 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20। एलसीएम आप निकालना जानते होंगे, ऐसे 10 लिखिए 4 लिखिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 2 5 1, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया बच्चों 5 इंटू 4, दैट इज 20। आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following statement is false? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? All isosceles triangles are similar. All isosceles triangles are similar. All quadrilaterals are similar. All circles are similar. None of the above. The isosceles triangle in which two sides of length, these two isosceles triangle may not be similar. Hence, the statement given in the option A is false. ठीक है, ये यहाँ पर फॉल्स है, क्योंकि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी दो साइड्स इक्वल है। अनदर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, कुछ एंगल डिफरेंस करके बना लेते हैं, ये हो गया। अब इसकी भी दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं, ठीक है, सिमिलर नहीं है, तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है हमेशा जरूरी नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। Now we have come to the question number 7. If a regular hexagon is inscribed in a circle of radius r, then its parameter is. अगर एक रेगुलर हेक्सागन को एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब करते हैं, यानी एक सर्कल के अंदर उसको रखते हैं, तो क्या उसका जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा? इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट मी ड्रॉ अ सर्कल। ये एक सर्कल हो गया हमारा, और उसके बाद उसमें हमें एक ड्रॉ करना है हेक्सागन। हेक्सागन एक ड्रॉ करना है, कोशिश करते हैं, देखते हैं बन पाता है क्या। ठीक है, ये कुछ इस तरह, यस वेरी गुड, ये हेक्सागन आ गया एक, है ना। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ताकि सर्कल में फिट आ जाए। ये हमारे पास आ गया एक हेक्सागन, ओके, यस दिस वन समहाउ। अब क्या करना है, कहा गया है कि जो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और सारी आर है, ठीक है। अब पूछा गया है कि क्या इसका पैरामीटर होगा जो हेक्सागन अंदर डाला गया है। हेक्सागन का मतलब ऐसा एक पॉलीगन जिसकी 6 साइड होती है, हेक्सा मीन्स 6, ठीक है। तो ये आर है, ये आर है, यानी ये साइड इक्वल है, और ये एंगल पर जो है आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, दिस एंगल बेसिकली 60 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब जो दो साइड्स यहाँ पर आर आर इक्वल हैं एक ट्रायंगल की, अगर हम बात करें, अगर ये दो साइड इक्वल हैं, ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60, तीनों 60 डिग्रीज के हो जाएंगे, ओके। तो अब 60 डिग्री के हो गए, तो इट मीन्स दिस साइड ऑल्सो अ इक्वल साइड, दिस इज अ बेसिकली अ equilateral triangle. So this R, this R, this is R, this is R, this is R, this is R. So all sides have the length is R. So the parameter is basically a 6R. ठीक, पैरामीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6R हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करके नेक्स्ट में वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला tan थीटा, 4 tan थीटा दिया गया है 3, तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, तो tan थीटा कितना आ जाएगा 3/4। तो अब हम यहाँ पर देखें, दोनों तरफ हमने क्या किया, इस ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दिया, और नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करने पर
जब हम इसके नीचे कॉस थीटा लिखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर हो गया, और ये साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा ना। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो 4 tan हो गया, 4 tan हो गया, 4 tan थीटा की वैल्यू हमको क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो 4 tan थीटा यहाँ पर जैसे ही हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर 3, तो 3 - 1 हो गया, 3 + 1 हो गया, 3 - 1 2, 4, 3 + 1 4, तो 1/2 टोटल वैल्यू आ गई, जो कि बी ऑप्शन जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। The top of two poles of height 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, then the length of the wire is equals to what? कहा गया है कि एक जो है पोल दिया गया है 20 मीटर का, एक पोल ले लेते हैं जो कि 20 मीटर का, दूसरा पोल जो कि दिया है 14 मीटर का। ड्राइंग थोड़ा सा आप इसको समझ जाएंगे, कुछ इस तरह से फिगर बनेगी, ठीक है। द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ जो एंगल बनता है ये 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब ये 14 है तो ये 6 हो जाएगा ना, ये 6 हो जाएगा। अब इस वायर की लेंथ यानी ये जो वैल्यू है ये x है, ये पूछा जा रहा है, तो आप सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा लगाइए। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 30 इज बेसिकली दिस साइड 6/x। साइन 30 क्या होता है, 1/2 = 6/x, तो x = कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इज इट 12 इज द आंसर, यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, इन्होंने भी ऐसे ही किया है, ये देखिए यहाँ पर 12 मीटर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी सीढ़ी की लंबाई आपको बतानी है। एक दीवार पर वो कुछ इस तरह टिकाई गई है जो एक 60 डिग्री का कोण बना रही है, एंगल बना रही है, और जो ज़मीन से उसकी पैर की दीवार से उसके पैर की दूरी है तो 2.5 मीटर डिस्टेंस है। तो आपको क्या बताना है, इस लैडर की डिस्टेंस बतानी है, ये कितनी लंबी है। तो बिल्कुल इसमें कॉस थीटा लगाइए, एज यू नो कॉस इन पड़ोस, तो ये वाली साइड अपॉन पर जो हाइपोटेन्यूज, तो ये जो पड़ोस वाली साइड 2.5 और अपॉन हाइपोटेन्यूज हम क्या करेंगे, a/c। कॉस थीटा समझते हैं ना सारे, कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h, b/h, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, कॉस 60 1/2 होता है 2.5/ac, जैसे ही हम करेंगे ac कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा, जो कि लेंथ ऑफ द लैडर हो जाएगी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं आगे, समझ में आ रहा होगा सभी को, इट्स वेरी सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, पी क्यू क्या है, पैरेलल टू एम एन। ये फिगर आप देखिए, ये पी क्यू जो साइड है ये एम एन के पैरेलल यानी समानांतर है, ठीक। के पी अपॉन पी एम इक्वल्स टू 4/13, के पी अपॉन पी एम, ये जो है दिस साइड अपॉन दिस, इसका जो रेशियो है 4/13 है। के एन इक्वल्स टू 20.4, ये पूरा जो के एन है वो 20.4 है। फाइंड द के क्यू की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, के पी अपॉन पी एम, के पी अपॉन पी एम, इसको ऐसे लिखिए ना, के पी अपॉन पी एम इक्वल्स टू के क्यू अपॉन क्यू एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा गया, यस। अब के पी अपॉन पी एम क्या दिया गया है, 4/13 दिया गया है, इसको एज इट इज रख दो। के क्यू इक्वल्स टू अब हम के एन को क्या लिख सकते हैं, यस, क्यू एन को क्या लिख सकते हैं हम, के एन माइनस के क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4/13 के क्यू, के एन कितना दिया है 20.4 माइनस के क्यू। अब इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो के क्यू की वैल्यू आ जाएगी इसमें, यानी एक ही वेरिएबल है इस पूरी इक्वेशन में। तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे के क्यू की वैल्यू यहाँ से आप देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 13 के क्यू हो जाएगा, और इधर 4 × 20 ये हो गया, और 4 के क्यू हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे 17 के क्यू इक्वल्स टू 4 × 20.4, के क्यू इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? दस ए इज करेक्ट ऑप्शन, ए यहाँ पर सही उत्तर है। चलते हैं आगे। द रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरियाज ऑफ टू सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, दो सिलेंडर हैं इक्वल हाइट के, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट वन इज आर एंड सेकेंड वन इज आर, स्मॉल आर। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2π कैपिटल आर एच एंड 2π स्मॉल आर एच, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, पाई से कहीं कैंसिल, आर से तो आर अपॉन आर सेज पे, ठीक,
सी करेक्ट हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2πr/h होता है, तो इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। आगे चलते हैं। इन अ फॉर्मूला ऑफ एक्स नॉट ए प्लस एक्स एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई फॉर फाइंडिंग अ मीन ऑफ ग्रुप डेटा डी आर डेविएशन फ्रॉम ए, लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ पर फाइंडिंग द मीन ऑफ डी एंड द डेविएशन ए फ्रॉम क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मिड फाइंड फ्रॉम द क्लासेस, जो डेविएशन निकाला जाता है वो मिड पॉइंट से निकाला जाता है। पहले आप एक्स आई की वैल्यू निकालिए, फिर उससे एक पर्टिकुलर ए वैल्यू घटाएंगे जो कि मिड पॉइंट यानी जहाँ पर उसको माइनस करने पर जीरो आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आर इक्वल, देन अगर कह रहा है कि इसके ज़ीरोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ अगर इक्वल हैं तो क्या हम इससे क्या चीज़ निकाल सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं, ज़ीरोज़ अगर इक्वल हैं, लेट ए बी अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का क्या हो गया, एडिशन और प्रोडक्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी दोनों जो है बराबर है, ए और बी क्या है, बराबर है, तो ए एंड बी मस्ट हैव द सेम साइन। ठीक है, एदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव इन बोथ केसेस। ठीक है, या तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे या ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों ही नेगेटिव हो तब पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो तब पॉजिटिव आएगा। तो यानी दोनों ही क्या हैं, एक तो पॉजिटिव हैं। ठीक है, सी एंड ए आर सेम साइन। ठीक है, सी एंड ए आर सेम साइन, सी इज करेक्ट वन। ठीक है, आगे चलते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मोस्ट वन हेड, यानी दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर या तो दोनों पे हेड आता है, या तो एक पे हेड एक पे टेल आता है, एक पे टेल एक पे हेड आता है, या दोनों पे टेल आता है। ठीक है, जिसमें कम से कम एक हेड हो, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 4 हैं, और फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जिसमें एच है आप उसको काउंट कर लेंगे, है ना। फेवरेबल आउटकम बिकम्स, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसमें क्या कह रहा है, वन हेड। ठीक है, तो यहाँ पर टी एच की जगह क्या होना चाहिए, एच टी इसको आप कर लीजिएगा ना, क्योंकि इसमें कम से कम एक हेड होना चाहिए। ओके, इट इज बॉथ हेड, एच एच आएगा ये। ठीक है, एच एच आएगा, तो ओके, लेट मी लुक इट अगेन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, यानी अधिकतम एक हेड जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ पर ये एच एच हो जाएगा ना। इसमें एक हेड है जिसमें कम से कम एक हेड हो, वो फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। तो फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे, 3, टोटल जो है इवेंट है 4, तो 3/4 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज अ प्राइम नंबर 1 to 100 आप निकाल लीजिए। 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 25 आउटकम्स एंड 25 फेवरेबल हो जाएंगे, और टोटल कितने हो जाएंगे, 101/4, 25 1 जा 4 जा 100। ठीक है, 1/4 आंसर हो जाएगा। For which of the values of p the lines represented by the following pair of linear equations be parallel? 3x minus y minus 5 is equals to 0, 6x minus 2y minus p is equals to 0. All real values except 10. B option is 10, 5.2 is 1. लीनियर पेयर इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर कह रहा है कि इक्वेशन क्या है, पैरेलल होनी चाहिए ना। इक्वेशन पैरेलल के लिए क्या है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, समझ रहे हैं। तो पहले ax b y प्लस c के फॉर्म में इस इक्वेशन को करते हैं, और a1 और a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमने देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि
A1 A2 और B1 B2 तो बराबर है, 1/2 आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू C1/2 यानी 1/2 नॉट इक्वल्स टू -5/P। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि P शुड नॉट इक्वल्स टू 10 यानी P 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर P हो जाए तब ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर है कोई ऑप्शन ऐसा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 के अलावा कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, वो क्या होगा, वो हो जाएगा, ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड बिलो। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एक पॉइंट वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस यानी ये वाई एक्सिस हो गया, इस पर है वो पॉइंट। ठीक है, और एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट एक्सिस एंड बिलो, यानी एक्स एक्सिस जो ये है इससे नीचे है और 4 यूनिट नीचे है, यानी नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो जो है, और वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर है यानी एक्स 0 हो जाएगा, तो 0-4 होना चाहिए इसका आंसर, यस 0-4। एसर्शन रीजन, इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका आंसर डी करेक्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। एसर्शन रीजन अगेन द आंसर इज हियर, दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी कंसिस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 marks each in the figure. PQRS is a trapezium in which PQ is parallel to RS. PQ and RS, there are points E and F respectively, such that EF intersects XQ at G. Prove that EQ into GS is equals to G Q upon into FS. इस पहले फिगर को आप ध्यान से देखिए। पी क्यू जो है ये पी क्यू लाइन है और ये एस आर लाइन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से समझें तो अगर इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई क्यू अपॉन जी क्यू, ये तो पहला स्टेप ही होगा, जी एस अपॉन एफ एस, ये लिख सकते हैं, या एफ एस अपॉन जी एस, मैंने उल्टा लिख दिया, एफ एस अपॉन जी एस, ये जी एस नीचे जाएगा यहाँ पर ना, एफ एस अपॉन जी एस ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखिए ई क्यू और जी क्यू किस एक ट्रायंगल में है, ई क्यू जी क्यू इस एक ट्रायंगल में है, एक ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, और दूसरा एफ एस जी एस किस में है, एफ एस भाई साहब इसमें है और जी एस इसमें है। ठीक, इस वाले ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, जैसे ही आप सिमिलर प्रूफ करेंगे दोनों का रेशियो आ जाएगा। देखते हैं कैसे, ये एंगल इसके इक्वल है, इज इट क्लियर। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल है इसको दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू y, बिकॉज दिस इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड ए, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे कि सी ई क्यू दोनों प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट एंगल, दोनों ही ए सिमिलरिटी से जी ई क्यू और जी एफ एस क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है। जैसे सिमिलर हो जाएंगे आप यहाँ से निकालिएगा ई क्यू और एफ एस, ठीक है, और यहाँ से निकालिएगा जी क्यू और जी एस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे। जैसे ही आप इस इक्वेशन को लिखोगे आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो है ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल की सिमिलर प्रूफ कर देना है। जैसे ही आप सिमिलर प्रूफ करेंगे जो, तो ये आप रेशियो आसानी से आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एक फिगर है जिसमें ओ है सेंटर सर्कल का और एल एन डायमीटर है। देखो ओ सेंटर है और एल एन क्या है, डायमीटर है। समझते हैं, पी क्यू एक टेंजेंट है जो इसको जस्ट छू कर जा रही है एक पॉइंट पर, टेंजेंट को स्पर्श रेखा कहते हैं। के एट के पर के एल एन 30 डिग्री है, पी के एल जो है आपको बताना है, यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। जब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये 30 डिग्री है, ये वाला क्या है 30 डिग्री है। अब चूंकि लेट दिस रेडियस भी आर एंड दिस ऑल्सो, जो ये रेडियस हो जाएगी ये भी आर हो जाएगी, बिकॉज ये दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं। अब ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये 30 डिग्री एंगल हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी बात ये है कि जब कोई लाइन सेंटर से आप टेंजेंट पर खींचते हैं तो जहाँ पर वो टच करती है टेंजेंट को,
वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है और ये वाला भी 90 डिग्री का है। तो आप जैसे ही आप 90 में से 30 माइनस करेंगे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 60 डिग्री आनी चाहिए। देखते हैं इसका क्या आ रहा है। येस, द आंसर इज 60। सेम प्रोसेस है, वही प्रक्रिया इन्होंने की है कि भाई दोनों रेडियस बराबर हैं, दोनों रेडियस बराबर हैं तो उसके बाद दोनों ही 30 डिग्री हो जाएंगे। तो ओ की पी पूरा जो है 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये एक टेंजेंट पर रेडियस खींची गई है। तो ये यहाँ पर टोटल आप 90 में से 30 माइनस करेंगे, 60 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसमें आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ अगर आपको आती हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1060 की √3 होती है, कॉसेक की साइन 30 की 1/2 होती है, कॉसेक 30 की 2 हो जाएगी और 1045 की 1 हो जाएगी। तीनों को वैल्यू रखिए। कॉट 45 1045 की कितनी होती है, 1 होती है, तो कॉट 45 की भी 1 हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कार्ड है, अच्छे से उसको सफल किया गया है। आपको पता है ताश के पत्तों में 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ऐसा कोई कार्ड निकालना है जिस पर फेस ना बना हो, यानी विदाउट फेस कार्ड है और एक ब्लैक किंग है। तो आपको पता है 12 फेस कार्ड्स होते हैं और 40 नॉन फेस कार्ड्स होते हैं। तो नॉन फेस कार्ड यानी फेवरेबल इवेंट कितना हो गया, 40, 40 एक। अगर आप 52 कार्ड्स देखते हैं, अगर आप कार्ड्स ने कभी यूज़ किया हो या आप खेलते हैं तो आपने देखा होगा 40 जो है नॉन फेस कार्ड्स होते हैं और जो 12 है वो फेस कार्ड्स होते हैं। फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, 40/52। जैसे ही आप 40/52 करेंगे आप इसको कट करिए 10, 13, 10/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है अ ब्लैक किंग। 2 ब्लैक किंग्स होते हैं, एक तो क्लब्स का होता है और स्पेड का होता है। तो 2/52 आंसर आना चाहिए इसका, यानी 1/26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख भी कर, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यस, 10/13 आ गया पहले का आंसर और ब्लैक किंग का आ गया प्यारे बच्चों 1/26। ठीक है, अब इसी का और देखते हैं। और में क्या दिया गया है, ओके पेज नंबर इस पर ही है। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। और में दिया इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। फैमिली है, एक फैमिली है 2 बच्चों की, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक लड़की होगी। तो जिसमें जी है वो आप फेवरेबल इवेंट में ले लीजिए, जिसमें आपको जी दिखाई दे रहा है, इसमें ये फेवरेबल इवेंट हो गए। तो 3 फेवरेबल इवेंट हो गए, टोटल इवेंट 4 हो गए, 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 25। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, 24 सेंटीमीटर इसकी साइड है। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। अगर ये जो है 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर है, ये भी 24 सेंटीमीटर है। जब आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये हो जाएगी हाफ, यानी ये हो जाएगी 12। ठीक है, अब पाइथागोरियन थ्योरम से निकालिए, ये हो जाएगी 24। अब पाइथागोरियन थ्योरम सभी को पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए इन्होंने यही तरीका अपनाया है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर इन 12 का स्क्वायर, और इसको ले लेते हैं एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 576 माइनस 144। ठीक है, माइनस करिए, 6 2 गया और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर क्या बचेगा 4, 432 बच गया। ठीक है, अब 432 को क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 432, अब एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 432। ठीक है, इसका अंडर रूट निकालिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, यस वी हैव टू कैलकुलेट द अंडर रूट ऑफ दिस वन। जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको फैक्टराइज करिए, 432, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12। ठीक है, और ये 6 इंटू 6 का होता है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 6, 6 ज़ा 36, 21। यानी ये इसको हम 216 को प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब इसका अंडर रूट जैसे ही करेंगे हम, एक 6 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 12। अब 12 में से क्या बाहर आ सकता है, 2 बाहर आ सकता है, यानी 12√3 आंसर आना चाहिए इसका।
ठीक है, कैसे किया देखो यहाँ पर 6 अंडर रूट, इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से एक 2 प्यारे बच्चों और बाहर आ जाएगा, जैसे ही एक 2 बाहर आएगा ये हो जाएगा 12 और अंडर रूट 3 बचा। समझ में आई बात? कुछ नहीं किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने यहाँ पर देखा 24 का स्क्वायर होता है 576 और 12 का स्क्वायर होता है 144 एक्स स्क्वायर। अब 576 और 144 को जैसे ही हम माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास 432 आंसर आ गया। अब x क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 432। ठीक है, अब 432 का रूट निकालिए, जैसे आप फैक्टराइज करेंगे उसका फैक्टर आ जाएगा कुछ इस तरह, 432 का फैक्टर आ जाएगा इस तरह। अब जिसमें से जो वैल्यू 2 का पेयर है तो एक बाहर ले लेते हैं। अब बचा 12 को फिर फैक्टराइज आप करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 पेयर है एक बाहर ले लेंगे, 12 हो जाएगा ये, और रूट 3 अंदर बचेगा। तो 12 रूट 3 इसका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है ना, 12 रूट 3। आगे चलते हैं। इन अ गिवन फिगर, दी गई पिक्चर को ध्यान से देखिए। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि क्यू पर 90 डिग्री बनाता है। एक्स वाई क्यू आर समानांतर हैं दोनों, ये वाली लाइन जो है इसके समानांतर है। पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, पी वाई 4 सेंटीमीटर है, पी एक्स पी क्यू का रेशियो जो है 1/2 है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर एंड क्यू आर। कहने का मतलब ये है, अगर हम पी क्यू की बात करें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पी वाई कितने हैं, 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। और पी एक्स और एक्स क्यू यानी पी एक्स, इस पूरे का पी एक्स और एक्स क्यू का रेशियो जो है 1/2 है। यानी अगर ये x है तो ये 2x है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3x इजिक्वल्स टू 6 आ जाएगा, x इजिक्वल्स टू 2 आ जाएगा। यानी ये 2 है और ये 2x है, ये 4 है। समझ में आ रही है बात? ये कितना है प्यारे बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और पी वाई हमें दिया है 4 सेंटीमीटर। अब पी आर की लेंथ अगर हमको निकालनी है तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, ये इसके सिमिलर है, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, तो ये हो जाएगी 8। समझ में आ रही बात? पी एक्स और एक्स का रेशियो जो है 1/2 है, तो पी वाई और वाई आर का रेशियो भी 1/2 होगा, तो ये हो जाएगी 8। तो पी आर जो है कितनी हो जाएगी, 4 + 8 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। फिर से समझो, पी एक्स और एक्स क्यू का रेशियो 1/2 है, तो पी वाई और वाई आर का रेशियो भी 1/2 होगा। तो कहने का मतलब अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 8 और पी आर पूरा 4 + 8 यानी 12 हो जाएगा। लेंथ ऑफ क्यू आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, अब हम इसको और आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम लगाइए, ये पूरा 6 है और ये पूरा 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस बेस, इसको क्यू आर को बी ले लो। ठीक है, 144 प्लस इजिक्वल्स टू 36 बी का स्क्वायर। जैसे ही हम 144 से 36 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस करिए, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ बचा 13 में से 3 गया 10, यही आ जाएगा। 14 में से 6 गया 8 और ये आ जाएगा, रूट ऑफ 108 आ रहा है। रूट ऑफ 108 जैसे ही आप निकालोगे 6√3 आ जाएगा। देखो ना, यहाँ पर आ रहा है रूट ऑफ 108 आप निकालोगे तो ये 6√3 आ जाएगा। समझ में आई बात? पहले हमने तो इसकी पी आर की वैल्यू निकाल ली, फिर पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर की वैल्यू निकाल ली। आगे चलते हैं, सेक्शन सी पर आ जाइए। कह रहा है कि वेरीफाई करो क्या 2, 3 और 1/2 इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की जीरोज़ हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, अगर आपको किसी नंबर का वेरीफाई करना है कि क्या दिया गया वैल्यू है इसका ज़ीरो है, आप सिंपल से करो, इसमें x की जगह वो वैल्यू रख दो। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो जो है ये इसके ज़ीरोज़ हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं करती है तो ये इसके ज़ीरोज़ नहीं हैं। तो इस इक्वेशन को यानी इक्वल्स टू 0 अगर हम रखें तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले x की जगह हमने 2 रखा, देखते हैं क्या किया इन्होंने। जैसे ही 2 रखा, जैसे ही इन्होंने 2 रखा, 2 की P2 जो है 0 आ गया, यानी x2 रखने पे 0 आ गया, x3 रखने पे भी 0 आ गया और x 1/2 रखने पे भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, 3 और 1/2 जो है इस px इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व फॉर x एंड y। इस इक्वेशन को आप देखिए, पहली इक्वेशन इक्वल्स टू 9, सेकंड इक्वेशन इक्वल्स टू 8। इसको x और y के लिए सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। वी हैव दिस वन, यस,
ये है, तो पहले इसका हमने क्या किया, यहाँ पर इसको जो है 6 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड्स। जैसे ही हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 6 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा और यहाँ ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल्स टू 53। कुछ नहीं किया, यहाँ पर 6 से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया पहला। उसके बाद यहाँ पर जो है 6 से अगेन मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को। जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, यानी इस y की टर्म को बराबर इक्वल करने के लिए पहले इक्वेशन को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाली को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे जो y का कंपोनेंट है, जो y का जो पार्ट है वो बराबर हो जाएगा। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया गया है। एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करने के बाद जैसे ही आप इसको पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और 9159 में से 9465 आ जाएगा और 9x में से 4x जाके 5x आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है। अब पहले इक्वेशन में इसमें x जो है 13 आप रखो, जैसे ही आप x 13 रखोगे 3y इक्वल्स टू ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर जो है y क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान था, ठीक है। चल आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ACB इज इक्वल्स टू CDA। ACB पहले देखो कहाँ पर, ये वाला है ACB, ये है, और CDA ये है, CDA ये है, यानी ये x है तो ये पूरा भी x है। AC 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ED कितना है, 3 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। क्या नज़र आएगा, ABC और ACD को जब आप देखोगे तो एक तो इसमें A जो एंगल है वो कॉमन है, ठीक है, A एंगल कॉमन है, ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल में। और दूसरी बात ये है कि एंगल C और D इक्वल है दोनों ही ट्रायंगल में। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं C और D बराबर है, यानी ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है। पहले इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, जब आप एक ट्रायंगल हमारे पास है ये वाला, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है ये वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको कंपेयर करना है और सिमिलर प्रूफ करना है। तो इसमें A कॉमन है, दोनों में A कॉमन है, ठीक है, पहला एक एंगल मिल गया, A कॉमन है। दूसरा हमको दिया ये कि C एंगल इक्वल है D के, यानी ये वाला जो है इसके इक्वल है। तो दो चीज़ें, अब डबल A प्रॉपर्टी से जो एंगल है ABC और ACD ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ABC और ACD ये दोनों सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे हम क्या मिल जाएगा, AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AD, ठीक है। अब इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए AC स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, AB इंटू AD हो जाएगा। तो AC हमको 6 दिया गया है और AD कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, दोनों आप देख सकते हो। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। यही बात समझ में, कुछ नहीं किया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल ACD और ACB इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है आपको, बस इतना ही करना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है और जो ये पूरा ट्रायंगल है, इन दोनों को आप जैसे ही सिमिलर प्रूफ करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस सिमिलरिटी के कंसेप्ट्स हैं, आप अगर इतने अच्छे नहीं हैं तो एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला चलते हैं, एक नीचे पिक्चर दी गई है, इसको ध्यान से देखिए। BC पैरेलल टू PQ, BC जो है 8 सेंटीमीटर है और PQ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दिया भी है PQ 4 है और BC 8 है, BA 6.5 है, AP 2.8 है। फाइंड द CA आपको बताना है। तो इसमें सिंपल सी है, BC पैरेलल टू PQ, यानी जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों हो गए सिमिलर हो गए, क्लियर है बात। अब ये दोनों सिमिलर हो गए, कौन किसके सिमिलर है, तो अब यहाँ पर हम देखें APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, यही होगा।
ट्रायंगल ए, उसको थोड़ा सा पतला करते हैं पहले, यस, ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू ए सी बी, ठीक है। तभी पी, अब यहाँ पर हम बात करें तो ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए क्यू, no it's not, PQ, yeah, PQ upon BC, PQ upon BC। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले ट्रायंगल को, इस पूरे ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूफ कर दिया। जैसे आप सिमिलर प्रूफ करेंगे आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी, ए पी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी सी। ए पी की वैल्यू कितनी है 2.8, ए सी की वैल्यू हमको पता नहीं है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4 और बी सी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो 4 बच जा 4 2 ज़ा 8, और जैसे ही हम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए सी इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू 2, 28 2 ज़ा 56 यानी 5.6 सेंटीमीटर। ए सी कितना आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही पूछ रहा है ये, और ए क्यू की भी पूछ रहा है। तो ए क्यू आप इससे निकाल सकते हैं, ए क्यू अपॉन ए बी, और दूसरा कोई भी ले लीजिए पी क्यू अपॉन बी सी। अब ए क्यू हमको नहीं पता है तो ए क्यू रहने दो, और ए बी हमको पता है कितना है 6.5 है, 6.5 कर दीजिए। पी क्यू हमको पता है 4 है, बी सी कितना है 8 है, 1/2। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यू कितना आ जाएगा 6.5/2, यानी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी ए क्यू हमारे पास आ गया बच्चों 3.25 और ए सी आ गया हमारे पास 5.6। देखते हैं क्या है इन्होंने कैसे किया है। ओके, यस, ए सी हमारे पास आ गया 5.6 और ए क्यू आ गया 3.25, यही आंसर आ रहा है, ए क्यू 3.25 और ए सी 5.6। कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको यू हैव टू जस्ट प्रूफ द एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू द एंगल ए सी बी। Then you can just by comparing the ratios of these two triangles you can calculate the value of CA and AQ. Is it clear to both of you? Now let's move on to the next one. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूफ दैट tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर माइनस ए। ऐसे सवालों को देखकर आप घबरा जाते होंगे ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अधिकतर बच्चों को दिक्कत होती है। तो देखते हैं, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 cos स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए 1/1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। अब इसमें क्या किया है इसने, इसको साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर की फॉर्म में जो है इन्होंने चेंज कर लिया है tan को, और cosec जो है वो अपोजिट होता है साइन का। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और cosec को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, tan स्क्वायर को अगेन एंड सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये cos का उल्टा है और ये साइन का उल्टा है। ये देखिए, अब जो आप इस वाली टर्म को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो है cos कॉमन है, यानी जो cos है वो कॉमन है ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही आप एलसीएम ले लेंगे तो ये cos ऊपर चला जाएगा, यानी cos जो है यहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया, और ये cos से ये cos कैंसिल। इसी तरह इस साइन से इस साइन कैंसिल, और ये जो cos है दूसरा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको मिल जाएगी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर माइनस ए कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस ए माइनस कॉस स्क्वायर। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, सभी जानते हैं। जैसे आप इसको मन रखोगे तो ये अब हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1 होता है। जैसे आप साइन स्क्वायर को आगे ले जाओगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर चल ही रहा है, तो ये 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या किया, इस सारी टर्म को आप जो है साइन और कॉस थीटा में बदलिए। जैसे ही आप सारी टर्म को साइन और कॉस थीटा में बदलेंगे
आपके पास सारी वैल्यूज़ जो है वो कटती चली जाएंगी और आपको सिंपल सोल्यूशन लास्ट में जो कि मिल जाएगा 1/1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं। एक टॉय है, कोन की फॉर्म में है, रेडियस 3.5 है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस, यानी सेम रेडियस के हेमिस्फीयर पर ऊपर लगा हुआ है, माउंट किया गया। टोटल हाइट जो टॉय की है वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यूज पाई जो है 22/7 लेना है। देखते हैं, सिंपल सा, इसको हम फिगर के जरिए समझेंगे अच्छे तरीके से। टोटल जो ये है ये 15.5 है, ये रेडियस 3.5 है तो ये भी 3.5 हो जाएगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, यानी इसका पहले आप बाहर का सरफेस एरिया निकाल लीजिए और इसके राउंड जो है इसका सरफेस एरिया निकाल लीजिए। आपके पास टोटल सरफेस एरिया है। दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले का क्या होता है πr/l और दूसरे का क्या होता है, कौन बताएगा? दूसरे का होता है 2πr²। ठीक है, अब l यहाँ से कैसे निकालेंगे भाई? ये है 12 है, ये है 3.5 है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपके पास l आ जाएगा। l का मतलब प्यारे बच्चों स्लैंट हाइट होता है। l मतलब स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। r आपको पता है, पाई की वैल्यू पता है, इसमें भी आपको r दोनों की सेम है तो r कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैसे। l इसने निकाला है ना, 3.5 + 12 स्क्वायर 12.5 आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ कोन 2πr² + πrl। तो पाई r कॉमन हो जाएगा, 2r + l, तो 2r ये है, l ये है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर। आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस की हैं। आपको जो सिर्फ चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि जो सरफेस एरिया है वो कहाँ कहाँ का काउंट होगा। अगर आप ये कोन की बात करते हैं तो कोन का जो सरफेस एरिया होता है या कर्व सरफेस एरिया होता है वो चारों तरफ का जो उसका क्षेत्रफल होता है वो होता है। अगर हम आधे कटी हुई बॉल का जो ऊपर का पोर्शन ले लें तो वो भी कर्व सरफेस एरिया किसका होता है? स्फीयर का होता है। ठीक है, तो दोनों की कर्व सरफेस एरिया को जैसे ही हम ऐड करेंगे, जो कि कोन का होता है πrl और 2πr² होता है हेमिस्फीयर का, तो दोनों को ही ऐड करने पर हमारे पास आंसर जो है, दोनों को सॉल्व करो, r की वैल्यू रखो, l की वैल्यू रखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक कुआं है जिसका डायमीटर है, कुआं मतलब वेल, ठीक है, 4 सेंटीमीटर जो है उसको 4 मीटर डायमीटर है, उसको 21 मीटर उसको खोदना है गहरा। मिट्टी बाहर निकाली जाती है और कुएं के चारों तरफ फैला दी जाती है। एक रिंग यानी सर्कुलर रिंग या अंगूठी की फॉर्म में चारों तरफ फैला दी जाती है, उसको बराबर कर दिया जाता है, जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है। एन एम्बैंकमेंट समझते हो? देखो पहले एम्बैंकमेंट की, जैसे ये कुआं है, अब इसमें से मिट्टी निकाली और कुएं की हाइट थी कुछ इतनी ज़मीन से। अब इस मिट्टी को जो है निकाल कर कुएं के चारों तरफ इतनी ऊंची जो है मिट्टी को रख दिया गया। ठीक है, अगेन ये बना दिया गया, ये होता है एम्बैंकमेंट। ये जो पोर्शन है ये एम्बैंकमेंट है कुएं के चारों तरफ। अब इसकी जो विड्थ है वो कितना है? 3 मीटर है, 3 मीटर इसकी विड्थ है। अब क्या कह रहा है, हाइट बतानी है, यानी जो एम्बैंकमेंट है कितना ऊंचा उसको मिट्टी को रखा गया वो आपको हाइट बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले तो ये मान लीजिए कि ये 4 मीटर है तो ये 2 मीटर आपका रेडियस हो गया और 21 मीटर गहरा कुआं खोदना है, तो इसकी जो वॉल्यूम है यानी कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी ये कैसे पता चलेगा? πr²h। ठीक है, इतनी मिट्टी बाहर निकलेगी। अगर हम r ले लें 2, r यदि 2 लिया जाए, बाहर वाली जो r है इसको कैपिटल R ले लो आप। ठीक है, जितनी मिट्टी प्यारे बच्चों अंदर से निकाली गई वही मिट्टी एम्बैंकमेंट में यूज़ होगी, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल रहेगा। ठीक है, जब वॉल्यूम इक्वल रहेगा तो हम इसको इक्वेट करके भी लिख सकते हैं, πR²h। ठीक है, हाइट हमको नहीं पता है, हाइट यहाँ एक h ले लो। ठीक है, जो स्मॉल h है वो है कुएं की हाइट और जो कैपिटल H है वो एम्बैंकमेंट की हाइट है। पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर ओके, जो कैपिटल R है इसको और इसके अभी एक इक्वेशन बना लेते हैं पहले। जो कैपिटल R है वो रेडियस है किसकी? बाहर वाले की। तो बाहर वाले की रेडियस कितनी हो गई? 5 हो गई, 2 पहले से थी 3 और, तो 5²h। और जो अंदर वाले की जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? रेडियस 2 है और हाइट कितनी दी गई है? 21।
सारी चीज़ें मीटर में ही हैं, यस सारी चीज़ें मीटर में ही हैं। तो यहाँ से हम अगर निकालें तो 21 दूना 42.25, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, ओके, कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। तो h जो है हमारे पास आ जाएगा ओके ओके ओके, वहाँ यहाँ पर आपको एक बार ध्यान रखना है, जो ये वॉल्यूम निकल रहा है ये पूरे का वॉल्यूम है, यानी जो एम्बैंकमेंट है ये पूरे का वॉल्यूम है। इसमें अंदर का जो कुएं वाला पोर्शन है वो प्यारे बच्चों इसमें से माइनस होगा, तो इसमें से हम इसको माइनस भी कर देते हैं, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच कैपिटल एच, ठीक है। आई बात समझ में? इसको ध्यान से एक बार देखेंगे सभी। यहाँ पर जो हमने कैपिटल आर लिया है वो पूरा एम्बैंकमेंट हमने ले लिया है, तो इसमें से जो अंदर वाला पोर्शन है यानी जो ये वाला पोर्शन है हमको माइनस करना पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर यही माइनस किया है, पाई स्मॉल आर एच, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। जैसे तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लो, कैपिटल आर स्क्वायर एच भी कॉमन है, कैपिटल एच कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच ये तो चलता रहेगा, पाई से पाई कैंसिल करिए, आर यहाँ पर कितना है, जो स्मॉल आर है वो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 21, और यहाँ पर एच रहेगा कैपिटल जो कि एम्बैंकमेंट की हाइट है, आर यानी बड़ा वाला आ रहा है 5 का स्क्वायर यानी स्मॉल 2 का स्क्वायर। अब ये आंसर ठीक आएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 टू ज़ा 4, एच आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 21, तो एच 21, 2 इंटू 2 इंटू 21, 21 से 21 कैंसिल, एच यहाँ पर 4 आना चाहिए, देखते हैं क्या आ रहा है, 4 यहाँ, एक 4 आंसर इज द करेक्ट। ये इतनी लंबी कैलकुलेशन है, आपको मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया कैसे क्या करना है आपको। पहले तो ये निकालिए कि कितनी मिट्टी बाहर आएगी, तो कितनी मिट्टी बाहर आएगी, ये वॉल्यूम होगा सिलेंडर का जो कि एक वेल का वॉल्यूम होगा, तो ये वॉल्यूम इसका हो जाएगा। अब ये बाहर जो मिट्टी है वो एम्बैंकमेंट के लिए रखी जानी है। मैं इसको ड्राइंग दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए ना। थोड़ा सा इसको करते हैं दिस वन। ये एक कुआं है प्यारे बच्चों, इसके बाहर रखनी है मिट्टी, ठीक है। ऐसी कुछ मिट्टी रख दी जाएगी जो कि ये है, ठीक है। ये वेल है, कुआं है, और इसके बाहर मिट्टी लगाई जानी है। इसकी रेडियस है 2 और जो इसकी विड्थ है वो 3 है। यहाँ पर ये मिट्टी रखी जानी है और आपको बताना है कितनी ऊंची तक वो मिट्टी जो है रखी गई, ठीक है। तो वेल जो कुआं जो खोदा गया उसकी हाइट जो है 21 है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई 2 का स्क्वायर आर स्क्वायर यानी एच, ये हो जाएगी उसकी हाइट। अब जो मिट्टी यहाँ पर निकली, पहले तो आप टोटल वॉल्यूम निकालिए सिलेंडर का, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच, ठीक है, माइनस ये अंदर का जो पोर्शन है एच हाइट तक वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खाली है, खोखला है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। इसमें से पाई आप कॉमन ले लो और एच कॉमन ले लो, बाकी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो वैसे ही चलेगा। तो पाई 2 इंटू 2 इंटू 21, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एच आर है 5 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर चल रहा है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 21। तो अब इसको करिए एच 25 माइनस 4, 2 इंटू 2 इंटू 21, एच जो हो जाएगा 21 और 2 इंटू 2 इंटू 21 से 21 कैंसिल, एच हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। पहले आप टोटल कुएं का वॉल्यूम निकालिए जो कि है ये, कुएं का वॉल्यूम निकालिए जो कि है ये, उसके बाद बाहर जो टोटल वॉल्यूम है उससे अंदर का जो खोखला कुआं वाला पोर्शन है उसको माइनस करेंगे, तो आपके पास जो मिट्टी है, जो मिट्टी चारों तरफ लगाई गई है उसका जो है हाइट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, इसके 2 तरीके हैं। पहले तो आप ये मान लो कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो √2 में अगर कोई नंबर हम ऐड करते हैं तो वो भी इरेशनल हो जाता है ना, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, इसको P/Q की फॉर्म में ले लो,
जैसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले लोगे जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स हैं, ठीक है। और को प्राइम समझते हो, को प्राइम का मतलब जैसे 2/3 ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। यानी इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे 17/19 ये क्या है, को प्राइम पेयर हैं को प्राइम के, यानी इनका एक नंबर के अलावा कोई दूसरा कॉमन नंबर नहीं है। जो एक कॉमन नंबर दोनों में है वो है एक, यानी एक फैक्टर जो है दोनों का कॉमन है। इस फॉर्म में जैसे ही लिखेंगे को प्राइम नंबर, बिल्कुल समझ गए होंगे सभी, ये ऐसे दो नंबर का पेयर होता है जिसमें जो फैक्टर है एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे अगर हम 4/6 ले लें तो ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसमें दो कॉमन फैक्टर है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। लेकिन अगर हम 23/31 ले लें तो ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एक कॉमन के अलावा कोई नहीं है कॉमन। तो यहाँ पर इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मान लिया गया और यहाँ पर जब इसको √2 इस फॉर्म में लिख दिया गया। अब चूंकि पी क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा बिकॉज पी और क्यू है रैशनल नंबर जो कि 0 के बराबर नहीं है, ऐसा हमने मान लिया है। तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल √2 को भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन √2 जो है रैशनल नहीं है, एक रैशनल नंबर है जैसा कि यहाँ पर दिया है, पहले क्वेश्चन में ही दिया है कि √2 इरेशनल है। अतः जो हमने माना था वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, हमने गलत एजम्पशन ले ली थी, इसी वजह से जो है ये रैशनल आ गया है, बल्कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है प्रूव करने का कि पहले हम उसको उल्टा मान लेते हैं और बाद में ये प्रूव करते हैं कि हमने इसको उल्टा मान लिया था और फिर वो जो है इरेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सेक्शन डी पर। एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है। एक्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लो पहले। सबसे पहले एलसीएम जैसे ही लोगे आप जिस फॉर्म में आ जाओगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाओगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक कॉमन इक्वेशन आ गई। अब पता है फॉर्मूला क्या है, x माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ रखो, ए बी सी की वैल्यूज़ रखोगे तो दो फॉर्म्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। सारी जो टेक्निक है वो सॉल्व करने की, अगर कहीं भी आपका एक प्लस और माइनस गड़बड़ हुआ तो देन होल इक्वेशन बिकम्स रॉन्ग एंड योर आंसर विल नॉट मैच, ठीक। क्लियर है। उसने किया, हमने पहले एलसीएम लिया और फिर ये वाला जो फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ पर रखा, ए बी सी की वैल्यू रखी और यहाँ पर सोल्यूशन आ गया। कंपेयर करना सभी को आता होगा, इसमें कॉमन टर्म को हटा दिया हमने। अब इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। बहुत ईजिली बता देता हूँ आपको। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी। यहाँ पर देखो रखा भी गया है, -b की जगह -4 रख दिया, b की जगह -4 रख दिया और a की जगह 1 रख दिया और c की जगह -8 रख दिया। तो आंसर ये आ गया x का। सेम इक्वेशन है, सेम फार्मूला है, सेम क्वेश्चन है। ए बी सी पहले आप इक्वेट करिए इस इक्वेशन से। ए बी सी की वैल्यू आप ए क्या है 4 है, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा और सी हो जाएगा b² माइनस a। अब इसमें रखिए फार्मूले में -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, रूट लग जाता है। जैसे ही आप इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ रखेंगे आपके पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी, तो रूट्स आपके पास ये हो जाएंगे, a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ए पर है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी इसके अंदर एक सर्कल है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर है, रेडियस r है। एज पर द क्वेश्चन ड्रॉ, ये पिक्चर ड्रॉ की गई है। फाइंड द रेडियस r की वैल्यू आपको बतानी है, r की वैल्यू जो है आपको बतानी है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। ये 10 है और ये 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 10 100, 6 6 36, 136 आ गया ना, ठीक है। 136 इसमें माइनस करेंगे, एक्चुअली ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 110 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको x ले लो अभी, x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 100, 6 का स्क्वायर 36 और x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया हमने, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर जैसे ही निकालोगे 100 माइनस 36 आ जाएगा, तो x स्क्वायर जो आ जाएगा 64
और x यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। पहला स्टेप ये रहा, ठीक है, पहला स्टेप हो गया ये 8। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इस पूरे का एरिया कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ध्यान से समझिएगा, ए बी सी के अगर हम एरिया की बात करें तो क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। में थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ से जूम करके, ठीक है। अब इस टोटल का एरिया जो है अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ बेस कितना है प्यारे बच्चों? ए बी सी ट्रायंगल का बेस है ये, बेस क्या है? ये है। और हाइट कितनी है? ये है। तो 8 इंटू 6। यहाँ तक समझ में आया? अब इसको हर ट्रायंगल के एरिया से इक्वेट कर देंगे, बराबर ही आएगा। अगर इसका एरिया अलग निकालें, इसका एरिया अलग निकालें और इसका एरिया अलग निकालें, तीनों के एरिया को जोड़ दें तो टोटल जो ट्रायंगल है उसके एरिया के इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब चूंकि ये आर है, ये आर है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया लेते हैं। हाफ बेस कितना है प्यारे बच्चों? 8। हाइट कितनी है? r। पहला हो गया। इस तरह यहाँ पर भी चलो, हाफ प्लस हाफ बेस कितना है? 10। रेडियस हाइट कितनी है? r। हाफ 10 इंटू r। इस तरह इसका चलो, बेस कितना है? 6। हाइट कितनी है? r। हाफ 6 इंटू r। तो इसमें से हाफ और r कॉमन हो जाएगा सब में, तो 8 प्लस 10 प्लस 6, ओके। ये हो जाएगा 24 r अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8, 2 4 जा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, 24 से 24 कैंसिल, r हमारे पास आ जाएगा 2। क्या ही पूछा है? रेडियस पूछा गया है, तो रेडियस हमारे पास इसका आ जाएगा 2। समझ में आई बात? हमने टोटल का एरिया निकाला और हर एक ट्रायंगल के एरिया को ऐड करके उसके इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, पहले इन्होंने AC निकाला, ठीक है, उसके बाद टोटल एरिया निकाले, टोटल एरिया ये आ गया। अब हर ट्रायंगल की पूरे के एरिया को हर ट्रायंगल के एरिया से, लेकिन लिखना आपको इस तरह से है, जब भी आप एग्जाम में लिखें इस तरह से प्रॉपर हर एक स्टेप को एलैबोरेट करके लिखें, बिकॉज हर एक स्टेप के नंबर होते हैं ना। तो हर एक एरिया को जो है हमने इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 12 r इज इक्वल टू 24, r हमारे पास आ गया 2। ठीक है, पहले जैसे आपने देखा पूरे के एरिया को हर एक ट्रायंगल के एरिया से जो है इक्वेट कर दिया हमने यहाँ पर। आगे चलते हैं। डेली वेजेस 110 वर्कर की है, एक सर्वे में मिला है जो कि इस टेबल की फॉर्म में दिया है। 100 से 120 रुपये 10 वर्कर, 120 से 140 रुपये 15 वर्कर्स, 140 to 160 20 वर्कर्स, 160 to 180 22 वर्कर्स, 180 to 118 वर्कर्स, 220 12 एंड दिस तरह दिस वन। अब इसका पहले XI निकालो, आप मॉडल क्लास निकालो, मीन निकालो, अपर लिमिट अपॉन प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, जब निकालेंगे तो XI आ जाएगा। FI दिया है सबका, और यहाँ पर मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब मॉडल क्लास का मीन कितना है? 170, तो 170 जो है इससे माइनस करेंगे, किससे? XI से। जैसे ही XI से 170 माइनस करेंगे, -60 आ गया, -40 आ गया। इसमें से हर एक, इसमें से 170 माइनस करेंगे, इसमें से, इसमें से, इसमें से, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इस पूरे में जो कॉमन होता है उससे डिवाइड कर दें। 20 कॉमन दिख रहा है सब में, 20 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम U भी कहते हैं, ठीक है, U आ गया। और FI UI, यानी अब FI, इस FI को यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 21 20, 0 0 0, उसके बाद है 18 इंटू 1 18, 12 24 39। अब ये इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा ऑफ UI FI हो जाएगा। जब भी इस तरह का आपको दिया है, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल को लिख लीजिए, उसका मीन निकालिए, यानी पहले ये हो जाएगी लोअर लिमिट, ये हो जाएगी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट 100 प्लस 120 अपॉन 2, तो 220 अपॉन 2 दैट इज़ 110। इसके बीच की वैल्यू आप कहें तो। उसके बाद F क्या है? ये है। तो इसमें से अब XI जो मॉडल क्लास है उसको जो है, यानी जिसकी सब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसको XI में से माइनस कर देते हैं। अब XI माइनस A में जो कॉमन दिख रहा है उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास फार्मूला है। A की वैल्यू 170 है और FI UI की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है, और सिग्मा ऑफ FI की वैल्यू 110 आई है, और H यानी जिससे हमने डिवाइड किया है वो 20 है। तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह आप मीन भी निकाल लीजिए, मोड भी निकाल लीजिए। मोड का फार्मूला है L प्लस F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। इस फॉर्मूले को आप याद भी कर लेंगे, आपकी बुक में दिया है NCERT में दोनों फार्मूले,
ठीक है, तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ रखने पर हमारा मॉडल जो है क्लास ये, ठीक है। स्टैट्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा पेपर में, हो सकता है एक्सेस ज़्यादा भी मिल जाए। मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 19 to 21। यहाँ एफ की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्लास फिर से बना लेंगे, क्लास मार्क यानी एक्स आई की वैल्यू, इनका मीन सबका निकालिए, क्लास इंटरवल का याद आएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास दी ही गई है, एफ आई एक्स आई ये दिया गया है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। मीन का फॉर्मूला पता है सभी को, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है। सबसे बेसिक जो काम आपको करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल यानी एक्स आई निकाल लेना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग देना है, या इसके बीच की वैल्यू ले लेनी है। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, ये हो गया एक्स आई, ये हो गया एफ आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जैसे हमें याद आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, इन दोनों को 1110 आ जाएगा, इन दोनों को 96 आ जाएगा, ये दोनों की वैल्यूज़ आ गई। अब जो है हमारे पास दिया भी है कि क्या दिया है, जो मीन है वो 18 है, मीन 18 दिया ही है, एफ की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 फ्रेंड्स हैं सीमा और आदित्य, ठीक है। सीमा ऑफिस दिल्ली में काम करते हैं, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि अपने होम टाउन जाएंगे। ए और बी टाउन है, सी जो कि दिल्ली में है वहाँ से जो है कनेक्टेड है ट्रेन के ज़रिए, बाय ट्रेन सेम स्टेशन सी से कनेक्टेड है, यानी ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ से कनेक्टेड है। बेस्ड ऑन द गिवन सिचुएशन फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस इक्वेशन को देखिए आप पहले। इस इक्वेशन को जैसे ही आप देखेंगे, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि विथ ट्रैवल मोर डिस्टेंस, सीमा आदित्य, पहले तो आप इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, एक्स क्या हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा सी का जो हो जाएगा 4, सी का ये हो जाएगा, ये दिया है, और ए का क्या हो जाएगा x1 और ये 7, ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा 4 और 2। यही कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों के, हाँ यही कोऑर्डिनेट्स हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला से सी और ए के निकालिए, x2 - x1, y2 - y1 का स्क्वायर का रूट। इसी तरह सी और बी में x2 - x1, y2 y1 का रूट। जैसे ही आप डिस्टेंस फार्मूला से सी ए निकाल लेंगे, इस तरह डिस्टेंस फार्मूला से सी बी निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता होगा कि अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का डिस्टेंस फार्मूला होता है, जिसमें से x की वैल्यूज़ को माइनस करते हैं और y की वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर ऐड कर लेते हैं, फिर उसका रूट निकाल लेते हैं, यानी x - x1 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, और दोनों को ऐड करके रूट निकालते हैं, ये डिस्टेंस सी ए आ जाता है ना। तो सी ए निकाल लिया गया यहाँ पर, और इसी तरह सी बी भी निकाल लिया गया है। सी और सी बी में अगर हम देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय आदित्य इज रूट 6-8 यूनिट्स, आदित्य ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, आदित्य जो है मोर डिस्टेंस पर ट्रैवल करता है। आप कह रहे हैं उन दोनों को इन ए और बी के बीच में मिलना है कहीं पर, जो कि डी पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो आप, दोनों का मिड पॉइंट जैसे ही आप निकालेंगे वो डिस्टेंस आ जाएगी जहाँ पर उनको मिलना होगा। सेक्शन ई पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्यूबिक कोटिंग होनी है, फ्रोजन स्पेसिमेंस आर स्टोर्ड इन क्यूबिक मेटल बॉक्स दैट इज x inches on each side, the box is surrounded by 2-inch thick layer from insulation, find a polynomial function vx that gives the total volume in the cubic inch for the box of insulation। यानी एक जो है बॉक्स है जिसका डायमेंशन है x, यानी सारी साइड्स कितनी है x है। अब दोनों तरफ 2-2 अगर बढ़ेंगी तो कितना बढ़ेंगी, 4 बढ़ेंगी, यानी हर साइड कितनी सेंटीमीटर बढ़ेगी, 4 इंच बढ़ेगी। तो जो रियल साइड हो जाएगी बढ़ने के बाद वो x+4 हो जाएगी, जो कि इस तरह हो जाएगी। तो ये एक फंक्शन आ जाएगा, इसको आप x+4 का क्यूब करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन आ गया। अब ये एक vx फंक्शन कह रहा था, तो vx फंक्शन आपने निकाल लिया। टोटल वॉल्यूम इफ़ x इज 10, अगर x 10 है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ x के जगह 10 रख दीजिए, टोटल वॉल्यूम आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है ना। आगे चलते हैं। विल चैम्बरलेन विल्टन अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर प्लेड इन NBA ड्यूरिंग 1960s। 7 फीट 1 इंच उनकी हाइट है। ही वॉज टॉलेस्ट हैवीएस्ट प्लेयर लिविंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज करियर। He was one of the most famous people in the game for many years. He is the first and only basketball player to score 100 points in NBA game. In 1961-62 NBA basketball season, Wilt Chamberlain, the Philadelphia Warriors made 30 baskets. Some of the baskets were free throws worth each point each. Some are the field goals. यानी free throws का 1 point है
और फील्ड गोल्स का 2 पॉइंट है। द नंबर ऑफ फील्ड गोल्स वर 10 मोर देन द नंबर ऑफ फ्री थ्रोज, यानी फील्ड गोल्स का जो है नंबर 10 ज़्यादा है फ्री थ्रोज से। हाउ मेनी फील्ड गोल्स डिड ही मेक, तो अगर हम मान के चलो कि फील्ड गोल मान लीजिए x है और फ्री थ्रोज क्या है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड गोल्स हैज़ 10 मोर, अगर फ्री थ्रोज जो है वो x है, फ्री थ्रोज अगर x है तो वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा फील्ड गोल्स, और टोटल 30 गोल्स हैं। हम यहाँ पर देखें तो एक हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा 20, तो फील्ड गोल्स कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि वो फ्री थ्रोज से दुगना है। फ्री थ्रोज 10 हो जाएगा। पॉइंट स्कोर्ड कितना हो जाएगा, फ्री थ्रोज के लिए 1 मिलता है तो 10 × 1 10 हो जाएगा, और फील्ड गोल्स के लिए 2 मिलता है तो 20 × 2 20 हो जाएगा, 50 पॉइंट्स हो जाएंगे टोटल। एवरेज पॉइंट कितना हो गया, 5 गेम खेले हैं तो 50/5 10 हो गया। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है। बेसिकली एक टैंक है, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या दिया गया है। एक अंडरग्राउंड वाटर का टैंक है और एक ऊपर का टैंक है, दोनों की डायमेंशंस दी गई है ना। दोनों की डायमेंशंस अंडरग्राउंड टैंक की 2-2 मीटर है और हाइट जो है इतनी है, और ओवरहेड टैंक की जो हाइट रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है, हाइट इतनी है, यहाँ पर डायमेंशंस दी गई हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड टैंक, एंड अब चूँकि सारी डायमेंशंस दी गई हैं तो L × B × H, यानी लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू हाइट से आप क्या निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और 1 m³ में जो है 1000 लीटर्स हो सकता है, तो वॉल्यूम टोटल आ जाएगा 4400, यानी 4400 लीटर्स अंडरग्राउंड टैंक का। उसके बाद क्या पूछा है, रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ अंडरग्राउंड एंड कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक, दोनों का रेशियो, यानी दोनों का पहले वॉल्यूम निकाल लो आप। दोनों का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ऊपर वाला जो है वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम πr² होता है, दोनों का वॉल्यूम निकाल के आप रेशियो निकालोगे जो कि 3.2 आ जाएगा। अब चूंकि कह रहा है इसको पेंट कराना है, जो ऊपर टंकी रखी है तो उसका CSA निकालेगा, पेंट बाहर होना है तो CSA निकल जाएगा उसका ये। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को पेंट कराना होता है उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो आप। ठीक है, इस टंकी को पेंट कराना है, इस टंकी को चारों तरफ पेंट होगा तो 2πRH इसकी जो है डायमेंशन हो जाएगी, तो पेंट इतना होगा। अगला क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक। अब इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, πr²h। सिलेंड्रिकल टैंक का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो πr²h निकाल सकते हैं। r और h की वैल्यू दी गई है तो आप निकाल सकते हैं, जो कि 11/8 m³ है, जो कि × 1000 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस वन वैल्यू। ठीक है, अब कह रहा है कि उसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 11 लीटर पर मिनट से, तो फिल करने में 125 मिनट लगेगा। पहले टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, फिर 1 मिनट में 11 लीटर जाता है, तो इतना लीटर कितने मिनट में जाएगा, तो आप 11 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर 24 लीटर भरा है तो हाइट कितनी होगी नीचे वाले टैंक की, यानी अंडरग्राउंड टैंक की। अगर ये 2400 लीटर भरा है तो आप 2 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ तो वही रहेगी, हाइट चेंज हो जाएगी, उसको h में लिख दो, और ये 2.4 m³ दिया ही है तो h आप निकाल सकते हो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर सिर्फ इतनी बात समझनी है कि इसकी डायमेंशंस दी गई हैं पूरी अंडरग्राउंड टैंक की, और एक डायमेंशंस दी गई हैं आपको ऊपर के टैंक की। दोनों की डायमेंशन से आप जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर था। दिस वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 10th. Basically this is the board question sample paper, and you have to just go through it and you have to just revise through all this question paper, and I hope this paper very beneficial for you, and that's enough. Thank you for this one.